हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की है उसका एक पार्ट समझना ज़रूरी है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपको मैंने दो केसेस इसके अंदर पढ़ाए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से रिलेटेड है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखे, जिससे अच्छे से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी समझ में आए। तो इसमें आपको दो केसेस दिए हुए थे वहाँ पर। फर्स्ट केस था एक तो इंडिपेंडेंट केस, ठीक है, और एक था आपका डिपेंडेंट केस, ठीक है। अब इन दोनों में जब आप लोगों ने फॉर्मूले देखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो था आपके पास, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, जबकि अपन इंडिपेंडेंट केस की बात करते हैं। लेकिन जब अपन ने डिपेंडेंट केस की बात करी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अपन ने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जहाँ पर आप लोग इवेंट बी की बात करते हो, जब आप इवेंट बी की बात करते हो या उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तब तक ऑलरेडी जो है वो ए अकर हो चुका है। ए जो है वो तब तक अकर हो चुका है, और यदि ऑलरेडी ए अकर हो चुका है तो उसके होने का, ए के होने का बी पर क्या होगा, एक इफेक्ट पड़ेगा। उसके जो प्रोबेबिलिटी आएगी उस पर क्या पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, चाहे बोले प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, और यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी निकल चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्या हैं, कंडीशनल आपके पास प्रोबेबिलिटी हैं। आज अपन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और इसी को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए का मतलब होता है कि इवेंट जब आप लोग बी अकर कर रहे हो, यदि इवेंट वी का अकर हो रहा है तो उससे पहले जो है ए जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। इफ ऑलरेडी ए इज ऑलरेडी अकर, ठीक है। जब आप बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे उससे पहले ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी करें तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी क्या है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जब अपन इवेंट ए की हैपनिंग हो रही है, ये इवेंट बी जो है वो घटित हो रहा है, ठीक है। तो गिवन दैट कि आपके पास बी जो है वो ऑलरेडी जो है हैपन्ड है या ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी हैपन्ड है या ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो यही दोनों ही अपने पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इन दोनों जो कंडीशनल आपके पास प्रोबेबिलिटी हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि ए गिवन बी बोला आपको निकालने के लिए, आपको ये भी तो निकालने को बोल सकता है। अभी तक अपन ने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको ए इंटरसेक्शन बी, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में निकालने को कह रहे थे डिपेंडेंट केस में, और ये आपको निकाल लेते थे। लेकिन अगर ये निकालने को दे दिया जाए तो बस यहीं से फॉर्मूला निकला है। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के भी दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के भी दो फॉर्मूले हो सकते हैं। देखो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के आप लोग दो फॉर्मूले आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ए और बी, ठीक है। तो यदि ए आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, यानी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते हो डिपेंडेंट केस में, ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। और यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आपके पास है, तो अपन इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, ए गिवन बी, कि ए यदि अपन, उसने बोला कि पहले बी निकालो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास एक बैग था, ठीक है। तो बैग में यदि 4 बॉल थी और यहाँ अपने पास 4 ब्लैक बॉल थी और 2 रेड बॉल थी, ये आपके पास फर्स्ट
है, ये आपके पास सेकंड है। उसने बोला कि नहीं पहले तो आप रेड बॉल निकालो, तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी पहले निकलेगी और फिर उसने फर्स्ट की बोला कि आप अब बी बॉल निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फॉर्मूला बनेगा उसमें। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के आपको कभी कभी दो फॉर्मूले, वैसे तो ये फॉर्मूला है लेकिन अगर बी की वैल्यू दे रखी है तो अपने पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। और यहीं से यही ये जो दो फॉर्मूले हैं जो आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ते आए हो, इन्हीं थ्योरम से अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले निकालते थे। जैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दे रखा है, ए गिवन बी क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जबकि ए इवेंट जो है यदि आपके पास हैपनिंग हो रहा है गिवन दैट कि बी ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी यदि आपको यहां से निकालने को दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी फॉर्मूले से देखो मैंने ये फॉर्मूला निकाल दिया, इसी फॉर्मूले से मैंने ये फॉर्मूला निकाल दिया। इसी तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो देखो याद करने का तरीका क्या है कि यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बोले तो आप लोगों को पहले ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन लिख देना है, और जो गिवन दैट में दे रखा है, जो गिवन दैट में दे रखा है उसको नीचे डिवाइड में लिखना है। जो गिवन दैट में दे रखा है उसको आपको डिवाइड में लिखना है। इसी तरीके से देखो एक फॉर्मूला तो ये दिख रहा है आपको, इसको फर्स्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं एक बार। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यदि आपको बोल दिया, देखो इस वाली फॉर्मूले से ये जो अपन को दिख रहा है इसमें से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों का कॉमन पार्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो गिवन दैट में दे रखा है उसका डिवाइडेशन। तो ये अपने पास क्या हुआ, सेकंड फॉर्मूला हुआ। ये अपने पास क्या हुआ, सेकंड फॉर्मूला हुआ। आपको दो फॉर्मूले देखने को मिले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, एक तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है और सेकंड फॉर्मूला ये है। कभी कभी इन फॉर्मूलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो पार्ट था जहां पर आपको ऑलरेडी जो दो इवेंट आपको दे रखे हैं डिपेंडेंट में, उसमें से एक पार्ट जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपको लर्न करने का तरीका भी बता दिया है कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और जो गिवन दैट में है उसको डिवाइड में रखना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड गिवन दैट में जो है उसका डिवाइडेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब पहले एक क्वेश्चन देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम ए सिटी पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए मेल और ए स्मोकर इज 7/10। एक सिटी की पॉपुलेशन में आपको एक प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, तो प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कोई भी दो इवेंट्स की दे रखी हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, दो इवेंट्स पहले सपोज कर लेते हैं, जो जो लिखा हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसने लिखा है कि एक मेल और एक स्मोकर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 7/10 है। तो मैं ये बोल देती हूँ कि ए को मैं मान लेती हूँ मेल, ठीक है, और बी को मैं ये मान लेती हूँ स्मोकर। ठीक है, या ये भी लिख दो स्मोकर सेलेक्टेड, जिससे अगर मैं कोई भी चीज सेलेक्ट करूँ, या सिर्फ इतना सा भी लिख सकते हो कि ये मेल है और ये स्मोकर है, लेकिन मैंने सेलेक्टेड और लिख दिया है। ठीक है, ए को मैंने मेल मान लिया, बी को मैंने स्मोकर मान लिया। अब क्या होगा कि ए और बी जब मैं दो इवेंट ले लूंगी ना तो मुझे प्रोबेबिलिटीज निकालने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे कि एक मेल और एक स्मोकर, आपको पता है कि जो और होता है तो और वर्ड जो है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, यूनियन के लिए। ध्यान रखना, और वर्ड जो है वो हमेशा यूनियन के लिए यूज होता है, और एंड जो है वो आपका इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी से मुझे पता चलता है कि ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है।
ठीक है। तो probability of मेल, मेल को मैंने माना है ए, स्मोकर को माना है मैंने बी, तो मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्वेश्चन में 7/10 दे रखा है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो गिवन है अगर उससे कोई प्रोबेबिलिटी निकल रही होगी उसकी हेल्प लेके ही निकाल पाओगे प्रोबेबिलिटी, तो उसकी हेल्प लेके प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे। तो ए मेल स्मोकर इज 2/5, मतलब वो मेल के साथ साथ वो स्मोकर भी है, तो यानी कि ये कॉमन वाला पार्ट आ गया। भाई वो मेल भी है और साथ ही साथ स्मोकर भी है, मेल तो है ही है, साथ में वो स्मोकर भी है। तो जब मेल और स्मोकर, जैसे अगर मैंने ये बोला कि ये मैंने ए माना मेल और ये बी जो है मैंने स्मोकर माना, ठीक है, बी तो मैंने माना स्मोकर और मैंने ए माना जो है मेल, तो आपका मेल और स्मोकर वाला पार्ट कौन सा होगा, ये इंटरसेक्शन वाला, कि कोई मेल भी हो साथ ही साथ स्मोकर भी हो, तो ए मेल स्मोकर क्या है, ये कहलाएगा बीच वाला पार्ट। तो वो वैल्यू दे रखी है 2/5। ए मेल इफ ए स्मोकर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इज 2/3। अब आपको ये भी समझ में आ गया वो ये क्या किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इफ ए स्मोकर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, यानी कि स्मोकर कौन है, बी, यानी कि बी ऑलरेडी हो चुका है और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। तो ए तो ऊपर रहेगा और कौन, इफ ए स्मोकर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, स्मोकर यानी कि बी इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या दे रखा है, ये 2/3 दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में आपको 3 प्रोबेबिलिटीज अलग अलग तरीके की दे रखी हैं। आपको डायरेक्ट उसने कहीं क्वेश्चन में नहीं दिखा कि उसने ए यूनियन बी दिया, ए इंटरसेक्शन बी दिया, ए गिवन बी दिया, उसने इसको शब्दों में लिखा, ठीक है। अगर वो आपको शब्दों में लिख के दे रहा है मतलब आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए और फिर उसको लिखिए, ठीक है। अगर वो सीधा सीधा ऐसे लिख देता तो क्वेश्चन सबके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि यही समझना कठिन है कि वो कहना क्या चाहता है। अगर ये ऐसे दे दिया तो आप फिर तो कोई सा भी आंसर निकाल सकते हो। अब देखो क्या क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन, ए नॉन स्मोकर निकालना है, एक स्मोकर नहीं निकालना है। कैसा निकालना है, नॉन स्मोकर। तो नॉन स्मोकर, ये तो स्मोकर है, तो नॉन स्मोकर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के बी के ऊपर मैं लगा दूंगी बार, ठीक है। और हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि स्मोकर प्लस नॉन स्मोकर दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के बराबर होती है। ये जानते हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो ये तो आपका स्मोकर है, ये आपका नॉन स्मोकर है और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब ये जो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देती हूँ, ये ऊपर, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये इसी फॉर्मूले का यूज करके आप लोग देखो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना चाहती हूँ, ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना चाहती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो इधर चला जाएगा और ये क्या है, डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आप ध्यान से देखो एक बार, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख सकती हूँ, तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, ठीक है। और अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है, आप लोग वैल्यूज पुट करो। देखो ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रोबेबिलिटी पुट करनी है आपको, ठीक है, तो वो कितनी है आपके पास, 2/5,
और ए गिवन बी कितना दे रखा है आपको 2/3। बस इसी को आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए एक बार इसको समझ लीजिए। देखो 2/5 डिवाइडेड बाय 2/3 है, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस में 3/5 लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। तो 5 - 3 दिस इज इक्वल टू 2/5। अगर ये 2/5 है, ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हुआ 1, ये अपने पास आया है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू, अपन ने लिखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप लोगों ने इसका फॉर्मूला रखा, ठीक है। फॉर्मूला रखने के बाद आप लोगों ने इसको लिखा 1 - 3/5 इज इक्वल टू 5 - 3/5। ये अपने पास 2/5 आ चुका, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की वैल्यू आ चुकी है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की वैल्यू क्या आ चुकी है 2/5। और यहीं से अपन को साथ के साथ आप लोग एक चीज और देख लो। कैसे देखी मैंने, आप लोग चाहो तो दोबारा सब्ट्रैक्ट करके देख लो, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई है। देखो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं जब अलग से सॉल्व करती, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है ये, इसको जब मैं अलग से सॉल्व करती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, दिस इज इक्वल टू 3/5। ये समझ में आया 3/5 कैसे आया। एक बार ये समझ में देखो, इसी को मैं अलग से यहाँ पर देखो ये सॉल्व होता जा रहा है और ये 3/5 आ गया। किसी को नहीं समझ में आया है तो दोबारा वही फॉर्मूला लगा लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। और बी बार की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, बी बार की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए तो प्लस 2/5 इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, दिस इज इक्वल टू 3/5, दिस इज इक्वल टू 3/5। अब समझ में आ गया होगा। नहीं सम दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पर भी निकल रहा है बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अपन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये फॉर्मूला लगा के दोबारा निकाल दो, ठीक है। क्यों निकाला है, हो सकता है हमारे कहीं काम आ जाए, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में दोबारा आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि आपसे मेल पूछा है, एक मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए आपको। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल सेलेक्टेड, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। अब देखो आपके पास क्या क्या है और क्या क्या निकाल सकते हैं, ये अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, आपके पास अगर ध्यान से देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि एडिशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन में बी गिवन है, अभी मैंने निकाल लिया था 3/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2/5, ये देखिए 2/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है, यहाँ देखिए 7/10। तो मुझे क्या सिर्फ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो अगर मैं चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको यहाँ पे ही रखो और बाकी सबको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस ये वाली टर्म यहाँ आएगी प्लस में माइनस दिस टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 7/10 प्लस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/5 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है। ये वैल्यूज आ चुकी हैं, बस आपको कुछ भी नहीं करना, एलसीएम ले लो। कितना आएगा इसका एलसीएम 10 आएगा, ठीक है। तो 10 × 10 ये तो 7 हो गया, 5 × 10 ये 4 हो गया और 5 × 10 ये आपकी 6 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे 7 + 4 कितना होता है, कितना होता है 11, 11 - 6/10, ठीक है। 11 - 6/10 इक्वल टू 5/10।
दिस इज इक्वल टू 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/2। लास्ट क्वेश्चन देखिए सी, ए स्मोकर इफ ए मेल, ए स्मोकर कौन है पहले तो आप ये देख लो, स्मोकर कौन है बी, ठीक है, तो बी की निकालनी है। इफ ए मेल इज फर्स्ट सेलेक्टेड, मेल ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालनी है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आपको निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय गिवन दैट में क्या लिखा हुआ है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, एक ही बात है। आप इसको ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखें, एक ही बात है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ए का बी के साथ या बी का ए के साथ, एक ही बात, ठीक है। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो अभी अपन ने निकाला है सेकंड क्वेश्चन में 1/2, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आपको रख लेनी है और ये जब आप लोगों ने रखी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऊपर चला जाएगी, नीचे डिवाइड वाली टर्म्स, ये अपने पास क्या आ जाएगा 4/5, ये अपने पास क्या आ जाएगा 4/5। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंडीशनल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें हमने देखो एडिशन थ्योरम भी यूज कर ली। अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के किस तरीके से कुछ क्वेश्चन, तो सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के और भी कुछ क्वेश्चन अपन लेकर आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना डायरेक्टली कहीं भी क्वेश्चन में लिख के नहीं देता है एग्जामिनर कि ये क्वेश्चन कंडीशनल थ्योरम का है कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, आपको खुद ही पता लगाना पड़ता है और हो सकता है वो इन दोनों का कहीं मिक्स क्वेश्चन भी दे दे, ठीक है। तो यही चीज समझना जरूरी है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना आपके तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि हाँ यहाँ पर कंडीशनल थ्योरम ही लगेगी या हाँ या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही लगानी है, ठीक है। तो अच्छे से समझो और किसी को यदि समझ में नहीं आता है और कोई टॉपिक अगर उसका कहीं क्लियर नहीं हो पाया है तो ऑलरेडी कई वीडियो जो है इसके अपलोड हो चुके हैं, वहां पर जाकर वो देख सकता है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।